देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर्द अंधेरी रात में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आज भी आंसुओं से भीग जाती हैं। एक चलती बस में 23 साल के मासूम से लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं। संभव है कि आपने भी अब तक निर्भया केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपको इस केस की कुछ ऐसी बारीकियां बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि निर्भया का जिंदा छोड़ा गया दरिंदगा आखिर कहाँ और किस हालत में है। हम आपको निर्भया की एकमात्र जिंदा बचे नाबालिग दरिंदे को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन देने की पीछे की वजह भी पूरी कहानी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमारा मकसद केवल व्यूज़ और लाइक्स हासिल करना नहीं है, बल्कि आप तो सही और निष्पक्ष जानकारी देना भी है। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी होती है और परिवार की एकलौती बेटी भी होती है। निर्भया के माता पिता ने बेटे बेटियों में बिना कोई भेदभाव किए निर्भया को भी एक अच्छी शिक्षा दी थी और निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया था। निर्भया बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज होती है और वो हमेशा अपने परिवार वालों के उम्मीदों पर खड़े उतरती थी और आगे बढ़ना वो जारी रखती थी। आगे की पढ़ाई करते हुए वो मेडिकल फील्ड में आने का फैसला करती है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेती है और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ वो फिजियोथेरेपी की डिग्री भी हासिल कर लेती है। जब ये घटना घटी थी तब निर्भया फिजियोथेरेपी की ही इंटर्नशिप कर रही थी। बात 16 दिसंबर 2012 की है। दिन रविवार का होता है। छुट्टी का वो दिन था। उसके वजह से निर्भया अपने एक दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने जाने का प्लान बनाती है। अविंद्र प्रताप पांडे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाला होता है। उन दिनों सिनेमा घरों में आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी। फिल्म की काफ़ी चर्चा भी थी, इसलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ तलाश फिल्म देखने का प्लान बनाती है और ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत चले जाते हैं। जब ये लोग सिनेमा हॉल तक आते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती है और इन्हें फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता है। इसलिए ये दोनों तलाश फिल्म देखने के बजाय लाइफ ऑफ पाइप नाम की एक फिल्म होती है उसे देखने का फैसला करते हैं। इवनिंग शो में लाइफ ऑफ पाइप देखने के बाद निर्भया और पांडे अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार करने लगते हैं। वैसे तो रात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, फिर भी ठंड ज़्यादा होने की वजह से ऑटो बहुत कम आ रहे थे और जो जा भी रहे थे वो मीटर की वजह से मुंह मांगी कीमत पर जाने की बात कर रहे थे। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद एक ऑटो वाला इनको मिलता है जो इन्हें लेकर के चलने को तैयार हो जाता है, मगर वो इन दोनों को मुनीरका बस स्टैंड तक ही लाने की बात करता है। ये दोनों ये सोचते हैं कि मुनीरका से बस लेकर के हम द्वारका तक चले जाएंगे, इसलिए ये दोनों ऑटो से चल करके मुनीरका बस स्टैंड तक आ जाते हैं। मुनीरका बस स्टैंड आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर इंतज़ार करते रहते हैं, मगर इन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सही सवारी नहीं मिलती है। हालांकि जब रात के लगभग 9:30 बज रहे होते हैं तभी एक सफ़ेद कलर की काले शीशे वाली बस वहां से गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए इन लोगों से पूछता है कि कहाँ जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त कहता है कि द्वारका जाना है। बस वाला कहता है कि हम भी वही जा रहे हैं।
इसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाती है। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बस के अंदर 3 और सवारी होते हैं, इसलिए ये दोनों भी निश्चित होकर के उस बस में ही बैठ जाते हैं। बस के अंदर मौजूद एक लड़का इन दोनों से मोनिका से द्वारका तक जाने के लिए किराए के तौर पर 10-10 रुपये भी ले लेता है। हालांकि जब ये दोनों टिकट मांगते हैं तो वो बदतमीजी करने लगता है। बस वालों द्वारा टिकट ना देना उन दिनों कोई नई बात नहीं थी, इसलिए दोनों वहाँ पर खामोश हो जाते हैं और बस के अंदर ही बैठ जाते हैं और अपने मंजिल तक पहुँचने का इंतज़ार करने लगते हैं। मगर किसे मालूम था कि उनका इंतज़ार बस इंतज़ार ही बन करके रह जाएगा। कुछ देर तक तो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है, मगर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर बस को निर्धारित रूप से हटा करके दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। इस बात का अंदाज़ा होते ही निर्भया का दोस्त तुरंत बस के अंदर मौजूद लोगों से इस बात पर सवाल करना शुरू कर देता है। इस सवाल का सही जवाब देने के बजाय बस का दूसरा स्टॉप जो होता है वो निर्भया के दोस्त के साथ ही बदतमीजी करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों आखिर कौन हो और इतनी रात में अकेले क्या कर रहे हो। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर गए थे तब इन लोगों ने देखा था कि 3 बस स्टॉप के अलावा 3 लोग पैसेंजर सीट पर भी बैठे हुए थे। उन्हें लगता है कि वो तीनों पैसेंजर ही हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद एकदम साफ हो जाता है कि वो तीनों पैसेंजर नहीं बल्कि बस स्टॉप के ही साथी हैं। अब ये सभी 6 लोग मिल करके निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे उकसाना शुरू कर देते हैं। जब निर्भया का दोस्त जवाब देने लगता है तो इस पर बस के अंदर मौजूद भी सभी इसके साथ हाथापाई करने लगते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो निर्भया के दोस्त को लात घूंसे से मारते हैं और फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी सी लोहे की रॉड निकालता है और उसके सर पर दे मारता है। इस कारण निर्भया का दोस्त वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। निर्भया के दोस्त को मारने पीटने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि वो लड़का बेहोश हो गया है तो अब ये सभी निर्भया को खींचते हुए बस के पिछली सीट पर लेकर के जाते हैं। अब यहाँ जो कुछ भी निर्भया के साथ होता है उसे हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। बस चलती रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी अंजाम दी जाती है। ये सिलसिला 2-2.5 घंटे तक चलता रहता है। इस दौरान बस के बगल से कई पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है। बस खुद भी कई थानों के बगल से गुजरती है, मगर कोई भी इस बस को रोकता नहीं है और बारी बारी से बस के अंदर मौजूद सभी 6 दरिंदे निर्भया के शरीर को नोचते रहते हैं। क्योंकि निर्भया का दोस्त सर पर हुए लोहे के रॉड के वार की वजह से बेहोश हो गया था, इसलिए वो निर्भया की मदद करने की स्थिति में नहीं था। 6 लोगों के साथ लड़ना अकेले निर्भया के लिए संभव नहीं था। फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए उन दरिंदों के साथ लड़ती है और बाद में हुए खुलासे के मुताबिक 3 में से 6 दरिंदों पर वो कई वार करती है और कईयों को वो काट कर बचने की भी कोशिश करती है, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता है। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिल करके निर्भया को बस के बाहर फेंक करके उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान करते हैं, मगर उससे पहले ये लोग मिलकर तय करते हैं कि निर्भया का दोस्त जो है वो भी मर जाना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से निर्भया के दोस्त के सिर पर दोबारा लोहे की रॉड से वार किया जाता है और फिर दोनों को चलती बस से ही फेंक दिया जाता है।
बस से फेंकने से पहले इन दोनों के कपड़े भी वो दरिंदे उतार देते हैं और इनके पास मौजूद मोबाइल समेत दूसरे सभी सामान लूट लेते हैं। अभी रात के लगभग 11 बज रहे थे। बस के अंदर मौजूद दरिंदों ने निर्भया के दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो उसकी जान नहीं ले पाते हैं। इस कारण बस से फेंके जाने के बाद निर्भया का वही दोस्त कुछ होश में आने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाता है, मगर काफ़ी लोग उसे नज़रअंदाज कर करके वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि एक अनजान व्यक्ति इन दोनों को बहुत बुरी हालत में देख करके पुलिस को फ़ोन करता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस की एक टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और तुरंत दोनों को सफ्दरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की गई थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्भया की आंख बाहर निकल चुकी थी, बेतहासा ब्लडिंग हो रही थी, पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था और उसके शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाली गई थी। निर्भया की स्थिति को देखते हुए तत्काल ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी कि तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ही घंटे बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया के जरिए देश दुनिया में भी फैलनी शुरू हो जाती है और जब लोग निर्भया के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और देश भर में निर्भया के समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। लोग देश भर में निर्भया के लिए ये दुआ करना शुरू कर देते हैं, मगर निर्भया की हालत अस्पताल में दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जाती है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर के 19 दिसंबर 2012 के बीच निर्भया की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है। लाख कोशिशों के बावजूद निर्भया की स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही थी। इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार की ओर से देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर की एक कमेटी बनाई जाती है और सरकारी खर्चे पर निर्भया को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने को कहा जाता है। इसके बावजूद निर्भया की स्थिति नहीं संभलती है, बल्कि उसके शरीर का तापमान बढ़ करके 102 से 103 डिग्री पर चला जाता है। यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाता है। इधर सड़कों पर लोगों का हुजूम निर्भया के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था, तो उधर डॉक्टर जी जान लगा करके निर्भया को पूरी बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही थी। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें यह फैसला किया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसी के बाद निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ एक हॉस्पिटल है, वहां पर एयरलिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां उसका इलाज शुरू हो जाता है, मगर यहां आते ही निर्भया की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है और 29 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार सुबह के 4:45 पर निर्भया इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। निर्भया के मौत के बाद उसके शव को वापस दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इधर निर्भया का इलाज चल रहा था
और उधर ग्राउंड लेवल पर दिल्ली पुलिस काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। इस घटना की रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर ही दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया था। सीसीटीवी के जरिए दिल्ली पुलिस बस की भी पहचान कर लेती है और उसके आधार पर सबसे पहले उस बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और फिर राम सिंह के बयान सिंह के आधार पर एक के बाद एक कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में 23 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश सिंह था जो राजस्थान का रहने वाला था। इसके अलावा पुलिस ने 20 साल के विजय शर्मा को भी गिरफ्तार किया था जो एक असिस्टेंट चीफ इंस्पेक्टर था। इसके अलावा 19 साल के पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया था जो एक फल बेचने वाला था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और यूपी से हुई थी, जबकि छठे अपराधी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। शुरू में इस अपराधी का नाम पब्लिक में नहीं बताया गया था क्योंकि वो गिरफ्तारी के समय 17 साल और कुछ महीने का था और कानूनी हिसाब से वो एक नाबालिग था, इसीलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। अफरोज को आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अक्षय ठाकुर नाम के एक 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया था जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं और इन लोगों की कुछ ही दिन पहले दोस्ती भी हुई थी और घटना वाली रात ये लोग पार्टी करने के मूड में ही घर से निकले थे। ये सभी मिलकर के बहुत सारी शराब और खाने पीने की चीज़ें बस में भर लेते हैं और शिकार की तलाश में बस लेकर के निकल जाते हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर ये जानते होंगे कि निर्भया को अपना शिकार बनाने से पहले इन लोगों ने बस के अंदर एक 35 साल के रमाधीर सिंह नाम के एक कॉपरेटर को पैसेंजर बना करके पहले बस में बिठाया और उसके बाद उससे पैसे और मोबाइल लूट करके उससे उतार दिया। रमाधीर सिंह इस लूट की जानकारी पास में गुजर रहे एक पुलिस वाले को भी देते हैं, मगर वो पुलिस वाले रामाधीर सिंह की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद उस समय पुलिस वाले रामाधीर सिंह की कंप्लेंट को अगर सीरियसली ले लेते तो इतना बड़ा हादसा होने से रुक सकता था, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उनकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है और फिर निर्भया का दोस्त उन सभी 6 अपराधियों की पहचान कर लेता है। फिर इन लोगों पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू होती है। मामले की सुनवाई चल ही रही होती है कि 11 मार्च 2013 को निर्भया केस के प्रमुख आरोपियों में से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को इस केस के नाबालिग आरोपी को जो विनायक जस्टिस बोर्ड द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बाकी बचे 4 अपराधियों पर बलात्कार और हत्या समेत कई गंभीर आरोपों की तरफ मामला चलता है और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन सभी 4 को मौत की सजा सुना दी जाती है। ये सभी अपराधी मौत की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये अपराधी एक के बाद एक अपनी सभी उपल का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट द्वारा भी इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है और फाइनली सभी कानूनी दरवाजे बंद होने के बाद चारों अपराधियों को
20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम द्वारा 6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। निर्भया के 4 अपराधियों को तो फांसी की सजा हो गई थी, जबकि एक ने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। फिर एक का क्या हुआ? जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हमने बताया, इस केस का एक आरोपी इस अपराध को अंजाम देते समय नाबालिग था। इस कारण उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये नाबालिग अपराधी का नाम मोहम्मद अफरोज था। 3 साल की सजा पूरी करने के बाद अफरोज को सुधार गृह से निकाल करके बेहद ही गुपचुप तरीके से नई जगह पर भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफरोज को नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपये और एक सिलाई मशीन भी दी जाती है, ताकि वो बताओ टेलर काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फिलहाल अफरोज कहाँ रह रहा है, इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी को भी नहीं है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की ही जिम्मेदारी है। इस पर क्या ही कहा जाए। एक दावा यहाँ पर यह भी किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से अफरोज को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन दी थी, जबकि इसके पीछे की सच्चाई भी जानना ज़रूरी है आप लोगों को। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2014 के मुताबिक जब भी कोई नाबालिग अपराधी अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आता है, तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ तक कि जब एनडीए सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया था, तब भी इस प्रावधान को हटाया नहीं गया। इस कारण ही निर्भया के छठे और एकमात्र जिंदा बचे अपराधी को पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद और कथित तौर पर सिलाई मशीन दी गई थी। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको सही जानकारी दे रहे हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ गया था, क्योंकि कथित तौर पर निर्भया के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म इसी नाबालिग अपराधी ने किया था और इसे ही छोड़ दिया गया। एक और बात आप भी शायद जानते होंगे, दुनिया इस केस को निर्भया के नाम से जानती है और कई महीनों तक इसी को निर्भया का असली नाम मालूम नहीं था। इसकी वजह ये थी कि भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार पीड़िता की असल पहचान जाहिर करना गैर कानूनी है। इस कारण इस लड़की को तब मीडिया ने निर्भया और दामिनी जैसे नाम दिए थे, मगर कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर विक्टिम के माता पिता या फिर परिवार वाले चाहें तो वो अपनी इच्छा से उसकी पहचान जाहिर कर सकते हैं। इसी कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वालों ने मीडिया में ये बयान दिया था कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसकी पहचान छिपानी पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से इस दरिंदों का मुकाबला किया, उस पर तो हमें गर्व है। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया से आगे बात करते हुए अपनी बेटी का असल नाम बताया था। हमारी इस कहानी की निर्भया का असली नाम ज्योति सिंह था। इस कामना के साथ कि ज्योति की आत्मा को शांति मिले, हम इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, आपके अनुसार देश में बलात्कार के मामलों को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करिएगा, ताकि जानकारी दूसरे लोग तक भी पहुंचे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत मिलती रहे।
दोस्तों ये थी, और आज हम आपके नए वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे या फिर ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं उस पर जो ब्लैक पर्दे लगे हुए होते हैं या फिर ब्लैक जो वो लगा होता है शीशे पर, उसको बैन कर देना चाहिए। मैं देखती हूँ अक्सर रोड पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो पुलिस वगैरह जब चेक करते हैं तो जो ब्लैक कागज़ उस पर लगा हुआ होता है उसको हटा देते हैं और गाड़ी को छोड़ देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ बस सीधा सीधा चालान करना चाहिए। ये जिस गाड़ी पर ब्लैक कागज़ या फिर ब्रेक पर्दा जो लगा होता है या फिर ब्लैक शीशा जो लगा होता है, ऐसे गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए और ऐसे गाड़ियों को तुरंत ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरीके का शीशा वही इस्तेमाल करता है जिसको गैर कानूनी काम करना होता है। लीगल काम करने वालों को क्या ही ज़रूरत कि वो ब्लैक शीशे लगाएं, क्योंकि गाड़ी में जब ब्लैक शीशे लगे होते हों तो अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये बाहर किसी को दिखाई नहीं देता। तो अगर आप रोड पर चल रहे हो, आप पब्लिक में हो, तो आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे ये छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई छुपा रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोई गलत काम कर रहा है। तो ऐसे शीशे लगाने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।